नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर बीए थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर अपना है और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हिंदी। क्या कर रहे हैं? हम हिंदी कवर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन अगले वाले मिलेंगे। कोई जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन है समझ में नहीं आएंगे। या तो हमने थ्योरी पढ़ी हो तो हम थोड़े से क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम शॉर्ट करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ चलेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ें क्योंकि एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो वैसे बात करते हैं ये थर्ड यूनिट है किससे, हम कहाँ पहुंच चुके हैं? यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 थर्ड हमने कवर कर रखी है, हम यूनिट नंबर 4 की ओर बढ़ चुके हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 4 अगर आपने वह नहीं देखी है तो आप कहाँ जाएंगे? हमारी साइट पर जा सकते हैं, paperhacker.in। वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल है, ऐप बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, PDF अवेलेबल है, वहीं आपको प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है एक ही जगह पर। कहाँ पर? हमारी साइट paperhacker.in पर। ठीक है, चलो अब करते हैं स्टार्ट यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में है क्या क्या चीज़, पहले तो ये देख लेते हैं। पहले तो आपको कहानियाँ दे रखी हैं यहाँ पर। क्या है? कहानी। अब कौन कौन सी कहानी के बारे में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में? तो पहले पढ़ेंगे पंच परमेश्वर के बारे में। किसके? पंच परमेश्वर। अब पंच परमेश्वर किसकी है तो ये आपसे पूछ लेगा, तो प्रेमचंद की है। पासे पंच परमेश्वर, पासे प्रेमचंद की है। किसकी? प्रेमचंद, कथा सम्राट जिसे कहते हैं। ठीक है, और वही बात करते हैं, एक है इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा 4 में ही, कौन सी? पाजेब। अब पाजेब, पाजेब क्या सोने की हैं, चांदी की हैं, आप जानते हो तो ये हो जाएंगी जैनेन्द्र की। किसकी? ये आपको देखने को मिलेगी जैनेन्द्र द्वारा रचित है। ठीक है, उसके बाद एक है आपकी गैंग्रीन। कौन सी है? गैंग्रीन, मतलब गैंग्रीन हो, गैंग्रीन, गैंग्रीन। तो गैंग्रीन कहाँ गई? गैंग्रीन आपको आपको आगे गई गैंग, आपकी आगे गई गैंग। तो गैंग्रीन किसकी है? आगे की है। किसकी है? आगे की है। ठीक है, और आप इसमें क्या देखेंगे, एक पिता नाम की कहानी देखेंगे। पिता, पिता क्या देते हैं? पिता भी ज्ञान का मार्ग देंगे, तो ज्ञान रंजन की हो जाएगी, है ना। तो ज्ञान रंजन की कौन सी है? ज्ञान रंजन की वो है पिता। ठीक, कहानी है ये कहानी। अगली बात करते हैं हमारी, और इसमें क्या कहानी देखेंगे, और एक हम पर्दा कहानी के बारे में इसी में पढ़ेंगे। पर्दा किसकी है? पर्दा टांग के पालते हैं ना, पालते हैं माँ बाप, तो पर्दा पाल, तो ये यशपाल की है। किसकी है? पर्दा टाल के पाला, तो यशपाल की है। ठीक है, पर्दा। और एक कहानी इसमें और देखेंगे, तीसरी कसम। तीसरी कसम के बारे में। तो ये तीसरी कसम क्या है भाई? लास्ट कसम है, इसके बाद मत खाना, वरना आपकी क्या हो जाएगी? रेड़ निकल जाएगी। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की है। किसकी? फणीश्वर नाथ, फणीश्वर नाथ रेणु की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन सी कहानी किसकी है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे ये। तो आपको कि सबसे पहले हमने क्या की, पंच परमेश्वर, पास है पंच परमेश्वर और पास ही प्रेमचंद हमने याद कर लिया। पाजेब की बात की, पाजेब क्या है? पाजेब के बारे में जानते हो, सोने की है, चांदी की है, किसकी है? तो आपको जानते मतलब जैनेन्द्र की हो गई। बात करते हैं बात करते हैं गैंग्रीन। गैंग्रीन, गैंग गही, कहाँ गई? आपको आपके आगे गई आपकी गैंग, तो आपको गैंग्रीन किसकी है? आगे की है। वही बात करते हैं पिता, पिता क्या कहते हैं? ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान रंजन की हो गई। बात करते हैं पर्दा, पर्दा के पीछे पाला जाता है, तो यशपाल हो गई। बात करते हैं तीसरी कसम, भाई लास्ट कसम है मत खाना, तो आपकी रेड निकल जाएगी, तो फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस प्रकार से हमने सारी की सारी कहानी तो याद कर ली कि इसमें कौन कौन सी कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब देखते हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इतना तो आपने याद कर लिया होगा, मेरा मानना है, मैंने आपको ट्रे बना के याद भी करवा दिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि रजिस्ट्री के बाद जुम्मन का व्यवहार खाला के प्रति कैसा हो गया था? तो आपको पता है, जब आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, बात करते हैं पंच परमेश्वर पढ़ोगे, तो ये प्रेमचंद की कहानी है। उसमें आपको कौन मिलेंगे? एक मिलेंगे अलगू चौधरी, और एक मिलेंगे जुम्मन खां। ठीक है, और एक आपको मिलेंगी बूढ़ी काकी। इनके बारे में, उनके पूरे क्षेत्र के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखा है यहाँ पर, अब पढ़ेंगे। तो रजिस्ट्री के बाद जुम्मन का व्यवहार खाला के प्रति कैसा हो गया था? तो भाई जुम्मन ने उनकी जमीन को हड़प लिया था। ठीक है, तो उसके बाद में कैसा हो गया था? भाई बुरा ही हो जाएगा। तो रजिस्ट्री के बाद जुम्मन का व्यवहार खाला के प्रति निष्ठुर हो गया था। निष्ठुर हो गया था, ठुर ठुर। ठीक है, तो बात करते हैं, अब वो उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले देखो, बात करते हैं बूढ़ी खाला ने किसको पंच बनाया? बताओ, बूढ़ी खाला ने पंच किसको बनाया था? तो आपको कि बूढ़ी खाला ने जुम्मन का मित्र जो था, जुम्मन एक धोखेबाज था बूढ़ी काकी के साथ, मगर फिर भी बूढ़ी काकी ने किसको? उसके दोस्त, जुम्मन के दोस्त अलगू चौधरी को क्या बनाया था? पंच बनाया था। ठीक है, आगे देखेंगे, अलगू के पंच बनने पर जुम्मन को किस बात का बुरा, बात करते हैं, पूरा विश्वास था कि जो अलगू चौधरी को क्या बना दिया गया? पंच बना दिया गया। तो जुम्मन सोचा ये तो मेरा दोस्त है ना, ये तो मेरे बारे में कुछ करेगा नहीं। तो बात करते हैं क्या विश्वास था जुम्मन के लिए? तो अलगू
जुम्मन का घनिष्ठ मित्र था। बिल्कुल सही बात, दोनों बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, इसलिए जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अलगू उसके पक्ष में ही फैसला देगा। जो अलगू चौधरी है उसके पक्ष में ही फैसला देगा, मगर वह पंच था। भाई पंच क्या है? पंच एक प्रकार से ईश्वर के समान होता है, गांव के अंतर्गत या कहीं पर भी हो तो वो अपने बात करते हैं खरी उतरता है, जो भी उसका वो कर्तव्य होता है। तो बात करते हैं जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता का वर्णन कीजिएगा। थोड़े से बारे में पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो बात करते हैं जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में घनिष्ठ मित्रता थी, साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन भी साझा होता था, एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जब बात करते हैं जुम्मन हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप देते थे, और जब अलगू कोई काम से बाहर जाते थे तो जुम्मन को सौंप देते अपना घर। बात करते हैं उनमें ना खान पान का व्यवहार था, ना धर्म नाता, लेकिन केवल विचार मिलते थे। बात करते हैं मतलब खान पान का कोई वो नहीं करते थे, सिर्फ विचार मिलते थे, एक दूसरे में मित्रता थी। तो बात करते हैं मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उस समय हुआ जब दोनों बालक थे और जुम्मन के पिता गुजराती शेख उन्हें क्या देते थे? शिक्षा देते थे। ठीक है, जुम्मन के पिता शिक्षा देते थे, मगर क्या हुआ? जुम्मन उतना अच्छा नहीं निकल पाया, जो अलगू चौधरी था वो अच्छा निकला। अगले बात करते हैं, अलगू ने अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाया? तो आपको अलगू ने अपना फैसला बूढ़ी काकी के पक्ष में सुनाया था। ठीक है, क्योंकि बूढ़ी काकी की इन्होंने क्या हड़प ली थी अलगू ने, वो जुम्मन शेख ने। हाँ, जुम्मन शेख पढ़ा करो तो क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होगा, अलगू चौधरी पढ़ो पूरा नाम और जुम्मन शेख पढ़ो। ठीक है, तो बात करते हैं अलगू चौधरी ने अपना फैसला बूढ़ी काकी के पक्ष में दिया था, जुम्मन शेख के नहीं दिया था। अगले बात करते हैं, सरपंच बनने पर भी जुम्मन शेख अपना बदला क्यों नहीं ले सका? उसके बाद में जुम्मन शेख सरपंच बनता है बाद में। ठीक है, यहां तो पंच बना और ये बनता है सरपंच, ये देखो है ना। तो बात करते हैं, सरपंच के स्थान पर बैठने से जुम्मन शेख के मन में कोई मैल नहीं था और उसकी बाणी भी सच का साथ देने लगी थी, इसीलिए उसने अलगू चौधरी के पक्ष में फैसला सुनाया और वह अपना बदला नहीं ले सका। ठीक है ना, बिल्कुल है। अगले बात करते हैं, जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था? क्योंकि उसकी जमीन की बात थी। तो बात करते हैं, जुम्मन शेख ने बूढ़ी खाला को जायदाद के बदले रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। अगले बात करते हैं, एक बैल के मर जाने पर जो अलगू चौधरी थे, अलगू चौधरी ने दूसरे बैल का क्या किया था? बताएंगे। तो बात करते हैं, एक बैल के मर जाने के बाद अलगू ने दूसरे बैल को क्या कहा था? आपको के समझू साहू को बेच दिया था, मतलब कह सकते हैं बेल के जो सामान वाले होते हैं तो उनको भेज दिया था। ठीक है, अगले बात करते हैं, फिर कहानी है, एक प्रकार से कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब अगले हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, अगली वीडियो के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें ये भी याद हो जाए साथ में। तो बात करते हैं गैंग्रीन कहानी। हम गैंग्रीन के बारे में कहा था, गैंग कहाँ गई? आगे, तो आगे की होगी। तो गैंग्रीन कहानी के अनुसार डॉक्टर महेश्वर अब अस्पताल जाते और आते थे। किसको तरह आपको किस टाइम जाते थे, किस टाइम आते थे? तो आपको डॉक्टर महेश्वर जो थे सवेरे अस्पताल जाते थे और दोपहर 2 के करीब में वापस आ जाते थे। ठीक है, उसके बाद में फिर चले आते थे शाम के टाइम, 2-3 घंटे के लिए अस्पताल चले जाते थे। तो ये तो आप कहानी बनाकर भी लिख सकते हो, इतनी बात तो है ना। चलो अगले बात करते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है कि गैंग्रीन में आपको क्या देखने को मिलेंगे? डॉक्टर महेश्वर सवेरे देखने को मिलेंगे। इसके पात्र, तो पात्र आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो गा को हम माँ बना देंगे, गा इस प्रकार से होता है, तो ऐसे जोड़ दो माँ बन जाएगा, तो महेश्वर आराम से याद हो जाएगा। अगले बात करते, मालती के पिता ने पुस्तक देकर मालती से क्या करने को कहा? मालती ने क्या किया? तो आपको मालती के पिता ने पुस्तक देकर मालती को रोज 20 पेज, कितने पेज? पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 20 पेज पढ़ने को कहा। कितने कहा? 20 पेज पढ़ने को कहा। मगर मालती ने क्या कहा? मालती ने पढ़ने के बजाय 10 पन्ने रोजाना वो फाड़ती रही। तो इस प्रकार क्या हो गई? पूरी पुस्तक फिर नष्ट हो गई बस। ठीक है, 20 पन्ने पढ़ने को कहा, मगर उसने क्या किया? मालती ने 10 पन्ने फाड़ती रही और उसकी पुस्तक क्या हो गई? पूरी बर्बाद हो गई। अगले बात करते हैं, गैंग्रीन नामक कहानी का प्रतिपाग जो है वो क्या है ना। तो आपको कि गैंग्रीन किसकी है? आगे की, हमने कहा था गैंग कहाँ गई? आगे गई। चलो भाई, तो बात करते हैं, प्रस्तुत कहानी में मनोवैज्ञानिक धरातल पर व्यक्ति का आंतरिक जो एकरसत्ता, टूटन और अकेलेपन के अभिव्यक्त करना ही लेखक की प्रमुख जो अभिप्रेत है। मतलब एक प्रकार से अकेलापन यहाँ पर दर्शाया गया है मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत। ठीक है,
तो आप गैंगरेन मतलब गैंग होगी, तो गैंग होगी तो बंदा क्या होता है, फिर वो पकड़ा जाता है, फिर अकेला हो जाता है, तनहा हो जाता है, पुलिस के अंडर में आ जाता है। तो ऐसे इसको याद कर लेंगे कि गैंगरेन में क्या है, अकेलापन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले बात करते हैं, गैंगरेन कहानी के आधार पर मालती के चरित्र की विशेषताएं क्या हैं। अब यहाँ पर मालती क्या होता है कि मालती की शादी हो जाएगी, प्रिय बेचारी मासूम हो जाती है। तो वही है मासूम, मैंने कहा ना, एक प्रकार से मनोविज्ञान से क्या होता है, मनोविज्ञान बिल्कुल विफल हो जाएगा इसका। तो आपको कि मालती बहुत इंपॉर्टेंट है, मालती ध्यान रखना। गैंगरेन के अंदर क्या मिलेगी, मालती, मालती, माँ से महेश्वर, दोनों हमने याद किए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मालती बचपन की कैसी थी। आप कहोगे खिलंदी बालिका थी, मतलब खेलती रहती थी, खेलती कूदती हंसती रहती थी मालती। उसके बाद में क्या होता है, तुरंत शादी के बाद वह कैसी होती है, गुमसुम रहने लगती है। गुमसुम रहने वाली पत्नी और वह परिस्थितियों के सम्मुख विवश और अंतर मन से कैसी होती है, दुखी हो जाती है। तो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक जो धरातल होता है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, गैंगरेन कहानी के अंतर्गत। अगले बात करते हैं, गैंगरेन कहानी की नायिका का क्या नाम है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कौन है, मालती, है ना। तो हमने गैंगरेन से गा बनाया था, माँ से महेश्वर निकाला था, माँ से मालती भी निकाला था, याद हो गया ना, हो गया। और गैंग कहाँ गई, आगे गई, तो है किसकी कहानी, आगे की कहानी है। अगली बात करते हैं, यहां देखा है 18 मील पैदल चलकर मालती के घर पहुंचने पर आंगन में पैर रखते ही लेखक को क्या जान पड़ा। भाई लेखक ऐसा क्या जान पड़ा। तो आपको कि दोपहर में मालती के घर के सूने आंगन में पैर रखते ही लेखक अज्ञे को ऐसा ज्ञान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। किसी सांप मतलब की बात करते हैं, सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके बाद अपने कुछ ऐसा अकथ्य अस्पृश्य किंतु फिर भी वो कैसा बोझिल प्रकंप और घना सा सन्नाटा फैल रहा था। इस प्रकार से बनाकर आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलो अगले बात करते हैं कि खाट के नीचे गिरे टीटी को हाथ में लेते हुए मालती ने क्या कहा। अभी टीटी है कौन, आपको कि मालती का बेटा है टीटी। ये भी ध्यान रखना, ये पूछ लेगा आपसे कि जो बात करें गैंगरेन कहानी है, उस मालती का बेटे का नाम क्या है। तो आपको कि टीटी है, कौन है, टीटी। तो टीटी कहाँ से गिर जाता है, खाट से, मतलब खटिया से नीचे गिर जाता है। तो मालती क्या कहती है, कहती है इसकी मालती ने क्या कहा और इसकी लेखक पर क्या प्रतिक्रिया हुई। तो क्या कहती है मालती, आपको कि मालती बोली कि इसको चोटें लगती रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। यह सुनकर लेखक क्षण भर के लिए कैसा हो गया, क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गया, मतलब वहीं पर खड़ा रह गया, दंग रह गया। बात करते हैं, सोचने लगे कि मालती को यह क्या हो गया है जो अपने एकमात्र बच्चे के गिरने से ऐसी बात कर रही है मानो ऐसा सामान्य होता हो, डेली होता हो। ठीक है, सामान्य बात हो। अगली बात करते हैं फिर, तो बात करते हैं बाजार में आई नई पाजेब की क्या विशेषता थी। तो हम पाजेब की ओर बढ़ चुके हैं अब हम, है ना। पाजेब किसकी है, हमने कही थी पाजेब सोने की है, चांदी की है, किसकी है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो जैनेन्द्र की हो गई पाजेब किसकी थी कविता, आपको जैनेन्द्र की है। पाजेब किसके द्वारा रचित है, जैनेन्द्र के द्वारा। तो बात करते हैं, आप क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाजार में आई नई पाजेब की क्या विशेषता थी। तो आपको कि बाजार में आई नई पाजेब की जो कड़ियां थी वो आपस में लचक के साथ जुड़ी हुई थी। लचक मतलब ऐसी लचक थी जो पहन लेता था उसी में फिट हो जाती थी। तो बात करते हैं उन पाजेबों को मानो जिन पर कोई आकार नहीं, जिनका कोई भी आकार नहीं था, जिस पाँव में पड़ती थी उसी के अनुकूल वो हो जाती थी, इतनी लचक थी उनमें। तो इस प्रकार से हमें याद हो गया पाजेब। चलो अगले बात करते हैं आखिरी में जो पाजेब थी वो कहाँ मिली थी। तो आपको कि आखिरी में पाजेब बुआ के पास मिली थी। किसके, बुआ के पास मिली थी, जो भूल से पाजेब दिलाने वाले दिन ही उनके साथ चली गई थी। इसका मतलब बुआ ने बाद में जाके ली होंगी। ठीक है, अगले बात करते हैं 18वां। देखा है तुम्हारा बुआ की बास्केट से निकली पाजेब को देखकर लेखक भयभीत क्यों हुआ। तो आपको बुआ की बास्केट से निकली पाजेब को देखकर लेखक इसलिए भयभीत हुआ क्योंकि उसके बिना बात करते हैं निर्दोष बेटे को पीट कर बुरा हाल कर दिया था, जो क्या था, जिसने नहीं चुराई थी पायल। साथ ही उसके भाई प्रकाश को भी काफी भला बुरा कहा गया था। ठीक है, तो जो थी किसके पास, थी तो बुआ के पास, मगर फिर भी क्या हुआ था, पीट कर उसका बुरा हाल कर दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहां बात करते हैं चौधरी पीर बख्श के कितने बेटे थे। बताओ, चौधरी पीर बख्श जो थे उनके कितने बेटे थे। आपको चौधरी पीर बख्श जो थे
पीर माने 5, तो कहियो 5 बेटे थे, 3 लड़के होंगे 2 लड़कियां होंगी। तो आपको कि चौधरी पीर बख्श के 3 लड़कियां और 2 बेटे, सॉरी 3 लड़कियां और 2 बेटे कर लेना, उल्टा कर लेना, लड़कियां ज़्यादा होंगी लड़के कम होंगे, ठीक है। चलो अगले बात करें, चौधरी पीर बख्श ने किससे कितने रुपए उधार लिए थे। अब देखो हम जब कितने बच्चे हैं तो हम लास्ट वाला गिन लेना, और जब कितने बात करते कितने रुपए लिए तो अगले वाले गिनना। 4, तो 4 देख लो, 4 रुपए उधार लिए थे, ठीक है। तो यहां देखा, ये चौधरी पीर बख्श कौन है बताओ। ये चौधरी पीर बख्श जो कहानी है वो आपको पर्दा कहानी के नायक हैं। किसके? पर्दा कहानी जो है, ठीक है, यशपाल की जो है, यशपाल की, ठीक है, पर्दा कहानी जो यशपाल की है उसके नायक हैं ये चौधरी पीर बख्श, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है चौधरी पीर बख्श की। हम थोड़ी कहानी आपको सुना दूं ये वाली। तो चौधरी पीर बख्श क्या होते हैं? एक प्रकार से मिल में काम करते हैं। मिल में काम करने वाले कौन होते हैं? तो ये प्रकार से मुंशी होते हैं, ठीक है। तो उनको पैसे की कमी पड़ती है, तंगी हो जाती है। उसके बाद में पीर बख्श क्या करते हैं? बात करते हैं, पैसे लेकर आते हैं, ठीक है। पैसे ले लेते हैं किससे? तो आपको एक ये लेते हैं, ये देखा है, ठीक है, बबर अली खां से। बबर अली खां से क्या लेते हैं? वो पैसे ले लेते हैं। उसके बाद में जो पैसे चुका नहीं पाते हैं तो उनकी घर की स्थिति बहुत तंगी हो जाती है और कपड़े पहनने के लिए होते हैं, मगर एक सिर्फ पर्दा टंगा होता है। कहाँ पर? गेट पर। वो पर्दा ही उसका क्या होता है? लाज होता है। वो बाहर निकलते हैं, अच्छे कपड़े पहनने को निकलते हैं, मगर अंदर देखा जाए बहुत बुरी हालत होती है। खाने के लाले होते हैं चौधरी पीर बख्श के घर में, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही ये बाबा पैसे लेने जाता है, जबरदस्ती गाली देकर वो पर्दा हटा देता है। आगे अंदर देखता है तो औरतें जो होती हैं, उनके घर में जो लोग होते हैं, वो कपड़े और भूख की तंगी से बहुत ही परेशान होते हैं। तब वो क्या होते हैं? तो यही कहानी जो यहाँ पर है वो यहाँ पर दर्शाई गई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं चौधरी पीर बख्श के कितने बेटे थे। तो आपको 3 लड़कियां थीं और 2 लड़के थे, ठीक है। अगला है चौधरी पीर बख्श ने कितने रुपए उधार लिए थे। तो आपको चा से चौधरी और चा से 4 रुपए ओनली। तो चौधरी पीर बख्श ने बब्बर अली से कितने लिए थे? 4 रुपए उधार लिए थे। अगला है चौधरी पीर बख्श की इज्जत का आधार क्या था। तो आपको चौधरी पीर बख्श की इज्जत का आधार घर के दरवाजे पर लटका हुआ एक पर्दा था। कौन था? पर्दा था। तो ये पर्दा कहानी इसी रिलेटेड है पीर बख्श से, ठीक है। तो पीर बख्श के नायक हैं अब और बब्बर अली हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, पर्दा कहानी में पर्दा किसका प्रतीक है। तो पर्दा इज्जत का प्रतीक है ना। जब वो पर्दा उतर जाता है उसके बाद में उनकी इज्जत सामने आ जाती है। तो आपको पर्दा कहानी में पर्दा घर की क्या है? इज्जत का प्रतीक है। अगले बात करते हैं, पर्दा कहानी यशपाल जी के किस संग्रह से ली गई है। तो आपको जो पर्दा है वो किसके द्वारा रचित है। तो आपको यशपाल के द्वारा रचित है। मैंने कहा ना पर्दा पाल, तो यशपाल। तो इस प्रकार से याद करेंगे। तो पर्दा कहानी के जो यशपाल द्वारा रचित है तो वो किस संग्रह से है। तो आपको वो है तर्क का तूफान संग्रह से। कैसे? तर्क का तूफान, क्योंकि जब पर्दा हट जाता है तूफान आ जाता है फिर तो भाई, क्योंकि वहां पर सब देखें तो नंगे लोग हैं, है ना, खाने के लिए खाना नहीं है उनके घर में। तो इस प्रकार से कहेंगे पर्दा कहानी यशपाल जी के किसके? आपको तर्क का तूफान नामक संग्रह से ली गई है। अगले बात करते हैं, खान के पर्दा झटक देने पर द्वार पर खड़ी भीड़ ने क्या देखा। तो आपको खान के पर्दा झटक देने पर द्वार की भीड़ ने क्या देखा। उनकी घर की लड़कियां और औरतें पर्दे के दूसरी ओर कैसी थी। आपको घटती घटना के आतंक से कैसी हो रही थी। वो आतंक से आंगन में बीचों बीच इकट्ठी हो रही थी और वो कांप रही थी, है ना, उन लोगों के डर से जो बाहर पैसे लेने आए थे। और जो खान था, जो बब्बर खान ने उनका पर्दा हटाया था, है ना, क्योंकि मारने के लिए आ गए थे एक प्रकार से सभी लोग, भीड़ पैसे लेने के लिए। अगली बात करते हैं, पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं। तो आपको अभी हमने देखा था पर्दा क्या है? पाल, यशपाल। पासे पर्दा, पासे पाल, यशपाल। तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है? आपको यशपाल हो गए। अगली बात करते हैं, पर्दा कहानी का नायक कौन है। तो अभी हमने पढ़ा था कौन है? चौधरी पीर बख्श है। बहुत इंपॉर्टेंट है कहानी क्वेश्चन। आपको पर्दा कहानी के नायक कौन है? आपको चौधरी पीर बख्श है, ठीक है। बख्श दो हमारे लिए भाई, पैसे मत लो, इस प्रकार से याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं, चौधरी पीर बख्श कहाँ काम करते थे। तो मैंने कहा था चौधरी पीर बख्श कहाँ पर? तेल की मील में मुंशीगिरी का काम करते थे। किसके? तेल की मील में मुंशीगिरी का काम करते थे। अगले बात करते हैं, तीसरी कसम कहानी किसके द्वारा बात करते हैं किस प्रकार की कहानी है। अब ये तीसरी कहानी, अभी हमने बताया तीसरी कहानी किसकी है? तीसरी कसम है ना, मतलब लास्ट कसम है, ये फिर मत खाना वरना खत्म हो जाओगे तो आपको रेड निकल जाएगी फिर तुम्हारी। तो तीसरी कसम किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की है। पहली बात तो ये है, इसकी है तीसरी कसम जो फणीश्वर नाथ रेणु की है, ठीक है। तो बात करते हैं तीसरी कसम एक कैसा है? एक आंचलिक कहानी है
है ना। देखो तीसरी कसम खा ली, एक खा ली वो भी तोड़ दी, दूसरी खा ली वो भी तोड़ दी, तो ये एक प्रकार से आंचल पे कलंक लग गया। तो ऐसे याद कर लेंगे। तो तीसरी कसम कहानी किसकी बात करते हैं, किस प्रकार की कहानी है, तो आपको तीसरी जो है वो आंचलिक कहानी है। कैसी, आंचलिक। अगली बात करें, तीसरी कसम किस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी कहानी के जो पात्र हैं, तीन आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल। क्या तीन ऐसे लिख सकते हो, उल्टा बना दूं, बिल्कुल बना दोगे। तो क्या बन गया, हाँ। तो यहां देखो हीरामान और कौन सी, हीराबाई। हीरामन और हीराबाई की है, मैंने याद करा दिया। तीन से ऐसे बना दो, तीन बन जाएगा उल्टा और दोनों में हा बनेगा फिर। तो हा क्या हो जाएगा, हीरामन और हीराबाई। हीरामन और हीराबाई की कहानी है ये तीसरी कसम। किसकी, तीसरी कसम के जो मुख्य पात्र हैं वो कौन है, हीरामन और हीराबाई। अब हीराबाई कौन है, हीराबाई जो है वो हीरामन की पत्नी है, ठीक है। अगले बात करते हैं, हीरामन कौन है, बताओ भी। हीरामन कौन है, तो आपको ये गाड़ी चलाने वाला है हीरामन। हीरामन क्या होता है, एक ड्राइवर होता है, एक प्रकार से कहे जाए तो, है ना। हीरामन क्या होता है, एक ड्राइवर होता है। तो हीरामन एक गाड़ी बान है, गाड़ी चलाने वाला है, जो लगभग 20 वर्षों से भाड़े की गाड़ी चला रहा था, ठीक है। अगली बात करते हैं, हीरामन को अपनी गाड़ी बनवाने का मौका, बात करते हैं मौका कब और कैसे मिला, क्योंकि हीरामन तो दूसरी गाड़ी चलाता था, तो इसे ये मौका कब मिला अपनी गाड़ी बनवाने का। तो आपको बात करते हैं, कंपनी बाग गाड़ी को ढोने से, जो बाग गाड़ी थी एक कंपनी बाग गाड़ी को ढोने से हीरामन को भाड़े में 100 रुपये मिले थे। जब कंपनी बाग गाड़ी जब उसने ढोई थी तो उसके लिए कितने, भाड़े के 100 रुपये मिले थे। उन रुपयों से हीरामन ने अपनी गाड़ी बनवाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से इनको 100 रुपये मिले थे, कंपनी बाग गाड़ी से मिले थे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगली बात करते हैं, हीराबाई पहले किस कंपनी में काम करती थी। तो हीराबाई जो थी, जो हीरामन की बीवी हीराबाई जो थी, पहले नौटंकी में काम करती थी। कहाँ की, ऐसे याद कर लो कि मथुरा की नौटंकी होती थी उस समय। तो आपको हीराबाई मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में पहले काम करती थी, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि कृष्ण की भक्त थी नौटंकी में, ठीक है। तो हीराबाई क्या थी, मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में क्या करती थी, काम करती थी। अगले बात करते हैं, हीराबाई रेलगाड़ी से वापस क्यों जा रही थी। हीराबाई जो थी रेलगाड़ी से वापस क्यों जा रही थी, तो आपको उसकी पुरानी नौटंकी जो मथुरा मोहन कंपनी थी उसने बुला लिया था उसके लिए कि आओ नौटंकी करने चलते हैं, तो इसलिए वो गई थी। अगले बात करते हैं, हीराबाई हीरामन को क्या कहकर बुलाती थी। तो हीराबाई क्या था भाई, उनका सामान उमान ढोता था, इधर उधर नौटंकी करते थे तो साथ में जाती थी। तो आपको हीराबाई हीरामन को मीता कहती थी, गुरुजी कहती थी, और आपको पता है ड्राइवर को उस्ताद तो कहते ही हैं। तो हीराबाई हीरामन को मोती, गुरुजी और उस्ताद कहकर बुलाती थी, ठीक है। अगली बात करते हैं, तो बात करते हैं तीसरी कसम कहानी के लेखक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बात कर तीसरी कहानी, मैंने कहा ना रेणु की है, तीसरी कहानी के लेखक आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ नाथ रेणु। तो बात करें, रेणु जी का जन्म बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार। तो बिहार के लोग बहुत काम करते हैं भाई, है ना, तो ऐसी बात कर सकते हो। तो बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले में कहाँ पर आपको ओराही हिंगना ग्राम में हुआ था। रेणु जी की कहानी मुख्यतः आंचलिक होती हैं। इनकी कहानियों में लोक संस्कृति और विघटन का दर्द विद्यमान देखने को मिलता है, ठीक है। अगले बात करते हैं पिता। अब हम पिता की ओर बढ़ चुके हैं। पिता कहानी किसकी है, आपको हमने कहा था पिता क्या देंगे, ज्ञान। तो यह है ज्ञान रंजन की। किसकी है, आपको ज्ञान रंजन की देखने को मिलेगी पिता कहानी। तो पिता कहानी किस प्रकार की है, तो आपको पिता एक यथार्थवादी कहानी है। कैसी, यथार्थवादी कहानी है, ठीक है। अगले बात करते हैं, पिता के रचनाकार कौन है। तो हमने कहा था पिता क्या देंगे, ज्ञान, तो ज्ञान रंजन। तो पिता के रचनाकार कौन है, तो आपको ज्ञान रंजन है। अगले बात करते हैं, पिता कहानी क्या चुनौती प्रस्तुत करती है। जो पिता कहानी है वो क्या चुनौती देती है, तो पिता जीवन मूल्यों को चुनौती प्रस्तुत कराती है। किसके, जीवन मूल्यों को चुनौती प्रस्तुत कराती है। और ये देखेंगे पिता कहानी की विशेषता बताइए। तो आपको कि पिता कहानी में सर्जन की पूर्व धारणाओं, परंपराओं, मान्यताओं को तोड़ा गया है और नए नए कथा तत्वों और संबंधों को भी स्वीकार किया गया है। यही नहीं, यह कहानी जीवन मूल्यों के सक्षम प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए चुनौती भी देती है। तो इस प्रकार से हमारे 39 क्वेश्चन, हम अभी क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं इस यूनिट में अंदर, ठीक है, एमसीक्यू वाले। तो वो हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे।
करेंगे, तब तक आप इसको एक बार और रिवाइज कर लें, जो कि आपके जो 39 क्वेश्चन है ये सारे के सारे कवर हो जाएं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके यहीं से रिलेटेड देखने को मिलेंगे एमसीक्यू में, ठीक है। तो इसको अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे शॉर्ट को। अगली वीडियो में क्या करेंगे हम, सेकंड पार्ट में, यूनिट नंबर सेकंड पार्ट में, उसमें क्या देखेंगे, उसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ट्रिक अच्छी लगी हो, बहुत समय बर्बाद होता है ट्रिक में, 2 घंटे में ट्रिक बनती है भाई, ठीक है। ये 40 क्वेश्चनों की 2 घंटे में ट्रिक बनी है, तो आप समझ सकते हो। लाइक जरूर करना है, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करना है, हो सकता है जितने भी फ्रेंड हों सभी में आप शेयर करें, ठीक है। तो फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।